नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज हम डाइजेस्टिव एंजाइम अर्थात पाचक एंजाइमों के बारे में पढ़ रहे थे। पार्ट 1 इसका कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको बताया है कि एक्चुअली में एंजाइम है क्या, और हमने हमारे सलाइवा में पाए जाने वाले एंजाइम जैसे कि लाइसोजाइम एंजाइम और टाइलिन एमाइलेज एंजाइम जिसे आप सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम भी कहते हैं, इन दो एंजाइमों के बारे में पढ़ चुके। ये पार्ट 2 है और इस पार्ट 2 में मैं आपको पेप्सिन एंजाइम और रेनिन एंजाइम के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। चलिए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में सिखाने वाला हूँ। सारी की सारी ही चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगी। वीडियो शुरू से लेकर के एंड तक देखना। देखिए भैया, ये जो पेप्सिन और जो रेनिन एंजाइम होते हैं ये हमारे पेट में होते हैं। अब पेट में कहाँ होते हैं? देखिए भैया, ये होता है आपका स्टोमक। स्टोमक का मतलब होता है आमाशय, और इस आमाशय को उदर भी कहा जाता है और इसे ही भैया पेट कहा जाता है। आपके इस स्टोमक में अंदर की तरफ उत्तकों की बनी हुई एक परत होती है। मैंने क्या कहा? आपके पेट के अंदर उत्तकों की बनी हुई एक परत होती है। उस परत को कहा जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड अर्थात जठर ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा जाता है अर्थात जठर ग्रंथि कहा जाता है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई ये जो जठर ग्रंथि है, ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ये कहाँ होती है, तो ये हमारे स्टोमक में होती है, ये हमारे आमाशय में होती है, ये हमारे पेट में होती है। और ये जो आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ये जो जठर ग्रंथि है, ये भैया जठर रस का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है भैया? ये गैस्ट्रिक जूस का निर्माण करती है। गैस्ट्रिक जूस का निर्माण करती है अर्थात जठर रस का निर्माण करती है। कौन करती है भैया निर्माण? ये गैस्ट्रिक ग्लैंड करती है, ये जठर ग्रंथि करती है। किसका? इस गैस्ट्रिक जूस का, इस जठर रस का। और इस जठर रस में क्या क्या होता है? इस जठर रस में क्या क्या होता है? HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इसके अलावा वाटर होता है, इसके अलावा एंजाइम्स होते हैं। इसके अलावा क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं भैया। अब कौन कौन से एंजाइम होते हैं तो याद रखना, मैं एंजाइमों के बारे में पढ़ रहे हैं तो दो एंजाइम होते हैं। एक होता है पेप्सिनोजन एंजाइम, और दूसरा होता है भैया प्रोरेनिन एंजाइम। वर्तमान के टाइम पे ये दोनों एंजाइम निष्क्रिय अवस्था में है। कैसी अवस्था में है भैया? तो निष्क्रिय अवस्था में है। निष्क्रिय अवस्था ऐसी अवस्था होती है जिसमें वह कार्य नहीं कर सकता। तो अभी फिलहाल ये कार्य करने की अवस्था में नहीं है, तो इन्हें हमें सक्रिय अवस्था में परिवर्तन करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब ये एंजाइम सक्रिय अवस्था में पहुंचेंगे तभी ये काम करेंगे। तो भैया ये जो निष्क्रिय एंजाइम होते हैं, इनको सक्रिय अवस्था में लाने का कार्य कौन करेगा? तो HCl करेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करेगा। तो इधर देखिए, ये है भैया पहला एंजाइम आपका पेप्सिनोजन, और इस पेप्सिनोजन एंजाइम को जो HCl होता है वो पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। किसमें? पेप्सिन एंजाइम में कन्वर्ट कर देता है। तो ये हो गया भैया आपका पहला पेप्सिन एंजाइम, जिसके कार्यों के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। दूसरा कौन सा है? दूसरा होता है भैया प्रोरेनिन एंजाइम। प्रोरेनिन एंजाइम, इसको जो HCl होता है वो किस में कन्वर्ट करता है? वो रेनिन एंजाइम में कन्वर्ट करता है। तो ये हो गया भैया आपका दूसरा एंजाइम। एक बार और रिवीजन करवाऊं क्या? मैंने आपसे कहा कि आपके पेट में अंदर की तरफ उत्तकों की बनी हुई एक परत होती है जिसे कहा जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड अर्थात जठर ग्रंथि। और ये जो जठर ग्रंथि है, ये जठर रस का निर्माण करती है। किसका? गैस्ट्रिक जूस का निर्माण करती है। और इस गैस्ट्रिक जूस में, इस जठर रस में HCl होता है, वाटर होता है और एंजाइम होते हैं। एक मिनट रुकना। देखिए, अब मैंने क्या कहा कि इस जठर रस में एंजाइम होते हैं। अब कौन कौन से एंजाइम होते हैं? तो दो एंजाइम होते हैं, एक होता है पेप्सिनोजन एंजाइम और दूसरा होता है प्रोरेनिन। अब ये निष्क्रिय अवस्था में है, इन्हें सक्रिय अवस्था में बदलने का कार्य कौन करता है? HCl। तो HCl का एक कार्य ये भी हो जाता है कि ये निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय एंजाइमों में बदलने का काम करता है। कुछ इस तरीके से ये पेप्सिनोजन एंजाइम को पेप्सिन में बदल देता है और प्रोरेनिन एंजाइम को ये रेनिन एंजाइम में कन्वर्ट कर देता है। आइए एक एक एंजाइम के कार्यों के बारे में पढ़ लेते हैं।
इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा देता हूँ सबको भैया, मिटा दूँ। ओके, अब ध्यान से समझना भैया। नंबर 1 पर हम पढ़ने वाले हैं पेप्सिन एंजाइम के बारे में। किसके बारे में? पेप्सिन एंजाइम के बारे में। गाइज अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं पढ़ा है तो भैया आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप जाकर देख लेना। एंजाइम में उनके कार्य के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको। इतनी बात क्लियर है? मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम वाला चैप्टर भी पढ़ा रखा है, अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो वो जाकर भी पढ़ लेना, उसका भी आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए भैया, हमारा जो पहला एंजाइम है वो होता है पेप्सिन एंजाइम। कौन सा? पेप्सिन एंजाइम। अब ये जो पेप्सिन एंजाइम होता है ये प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। दूसरा जो रेनिन एंजाइम होता है वो भी प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। याद रखना, आपके पेट में जो भोजन है वो 3 से 4 घंटे तक ठहरता है और आपके पेट में सिर्फ प्रोटीन का ही पाचन होता है, इसके अलावा और किसी का पाचन नहीं होता। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का ही पाचन होता है, इसके अलावा और किसी का पाचन नहीं होता। ना ही पानी का कोई पाचन होता है, ना ही विटामिन्स का कोई पाचन होता है, ना ही मिनरल्स का कोई पाचन होता है। ये भोजन के मुख्य अवयव है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, और इन तीनों का ही पाचन होता है। इनके पाचन से ही आपको ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो पेट में सिर्फ प्रोटीन का पाचन होता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको लाइसोजाइम एंजाइम और सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम से आप टाइलिन एमाइलेज एंजाइम के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में बताया था। लाइसोजाइम एंजाइम क्या कर रहा था? भोजन के साथ आने वाले छोटे मोटे कीटाणुओं को नष्ट कर रहा था, बैक्टीरियाओं को नष्ट कर रहा था। लेकिन टाइलिन एमाइलेज एंजाइम से आप सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम कहते हैं, वो क्या कर रहा था? वो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक था। वो स्टार्च को माल्टोज शुगर में परिवर्तित कर रहा था। स्टार्च क्या? एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, एक प्रकार का जटिल कार्बोहाइड्रेट है, जिसे उसने माल्टोज शुगर में कन्वर्ट किया। और मैंने आपसे कहा था कि आपके मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता, तो कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है? आपकी छोटी आंत में अपूर्ण पाचन होता है। यहाँ भी प्रोटीन का अपूर्ण पाचन होगा, प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन आपकी छोटी आंत में होता है। अब किस तरीके से अपूर्ण पाचन होता है आपके पेट में प्रोटीन का, वो देख लीजिए। तो पहला है भैया पेप्सिन एंजाइम। अब बात आती है, मैंने आपसे कहा कि पेप्सिन एंजाइम और रेनिन एंजाइम दोनों ही प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। तो ये पेप्सिन एंजाइम किस तरीके से प्रोटीन का पाचन करता है? तो देखिए, अगर आप दाल खाते हो, मशरूम खाते हो, सोयाबीन खाते हो, अंडा खाते हो, इन सबसे आपको क्या प्राप्त होती है? इन सबसे आपको प्रोटीन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है भैया? प्रोटीन प्राप्त होती है। अरे भैया, प्रोटीन के अगर आप स्रोत खाते हो या स्रोत लेते हो तो उनसे आपको क्या मिलेगा? उनसे आपको प्रोटीन मिलेगा। और इस प्रोटीन को ये जो पेप्सिन एंजाइम है, भैया, ये जो पेप्सिन एंजाइम है, इस प्रोटीन को किस में तोड़ता है? पेप्टोन्स या फिर पेप्टाइड में तोड़ता है। किस में तोड़ता है? पेप्टोन्स या पेप्टाइड में तोड़ता है। अब यहाँ पर भैया प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता, क्योंकि प्रोटीन की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो होती है एमिनो एसिड। तो जब तक प्रोटीन एमिनो एसिड में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक ये टूटता रहता है। लेकिन भैया हमारे पेट में प्रोटीन का अपूर्ण पाचन होता है। प्रोटीन का अपूर्ण पाचन होता है। पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। जब तक ये एमिनो एसिड में नहीं टूटेगा तब तक ये टूटता रहता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में, जैसे कि रेलवे वगैरह में, एसएससी वगैरह में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन प्रोटीन को पेप्टोन्स या पेप्टाइड में तोड़ने का काम करता है? तो भैया पेप्सिन एंजाइम पेप्टोन्स या पेप्टाइड में प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए भैया, आपको 1% भी, क्योंकि बहुत आसान है। इतनी बात क्लियर है? ओके, दूसरा एंजाइम कौन सा था? दूसरा एंजाइम है भैया रेनिन एंजाइम। और ये जो रेनिन एंजाइम होता है, ये मैं आपको बता दूं, ये दूध के पाचन में सहायक होता है। ये अडल्ट में कम होता है, ये छोटे बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। आपने देखा होगा, छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है रेनिन एंजाइम। छोटे बच्चों को आप दूध पिलाते हो, थोड़ी देर बाद में अगर वो उल्टी कर देता है तो देखते हो आपके दहीसा निकलता है।
छोटे बच्चों में दही सा निकलता है, वो भैया जो रेनिन एंजाइम होता है वो दूध में पाए जाने वाली जो केसिन प्रोटीन होती है उसको पैरा केसिन में कन्वर्ट कर देता है। देखिए आपका जो दूध होता है ना, उस दूध में एक केसिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केसिन प्रोटीन पाई जाती है। तो इस पैरा केसिन को जो रेनिन एंजाइम होता है, वो किस में कन्वर्ट करता है? ये जो रेनिन एंजाइम होता है ये पैरा केसिन में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है? पैरा केसिन में कन्वर्ट कर देता है। और इस पैरा केसिन को ये जो पेप्सिन एंजाइम होता है, इस पैरा केसिन को ये जो पेप्सिन एंजाइम होता है, ये पेप्सिन एंजाइम पेप्टोन्स या पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। पेप्टोन्स या पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। तो कुल मिलाकर बात यह है, चाहे रेनिन एंजाइम हो चाहे पेप्सिन एंजाइम हो, अपूर्ण पाचन हो रहा है। देख सकते हो रेनिन एंजाइम दूध के पाचन में सहायक था। दूध में पाए जाने वाले जो केसिन प्रोटीन है, उस केसिन प्रोटीन को ये रेनिन एंजाइम पैरा केसिन में बदल रहा था। फिर पैरा केसिन को ये जो आपके पेट में पाए जाने वाला पहला एंजाइम है पेप्सिन एंजाइम, इसने किस में कन्वर्ट कर दिया? पेप्टोन्स या पेप्टाइड में कन्वर्ट कर दिया। मैंने यहाँ पे तो पेप्टोन्स या पेप्टाइड लिखा है। यहाँ पर प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है। उसके बाद में पेट के बाद में भोजन कहाँ जाता है? आपकी छोटी आंत में जाता है। और छोटी आंत से एक ऑर्गन जुड़ा हुआ होता है, छोटी आंत के डुडोनियम वाले भाग से, और उस ऑर्गन का नाम है पेंक्रियाज। उस पेंक्रियाज की एप सेल से पेंक्रियाटिक जूस का निर्माण होता है, अग्नाशय रस का निर्माण होता है। और उस अग्नाशय रस में एंजाइम पाए जाते हैं। एक एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, एक लाइपेज पाया जाता है, एक ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है। तो ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है ये भैया इस पेप्टोन्स या पेप्टाइड को फिर एमिनो एसिड में बदलेगा। तो जब हम आपको पेंक्रियाटिक जूस पढ़ाएंगे, कल की वीडियो देखना मत भूलना, क्योंकि कल की वीडियो में मैं आपको आगे जाकर के कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण रूप से पाचन कैसे होता है, प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन कैसे होता है, वसा का पूर्ण रूप से पाचन कैसे होता है, ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। इसलिए ये सीरीज लगातार देख लेना। आज के बाद में आपको एंजाइम से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। बस आपको वीडियो, कल की वीडियो नहीं देखी आपने तो कल की वीडियो देख लेना, ये वीडियो देख ली आपने और कल की वीडियो और देख लेना, यानी कि आने वाले कल की और वीडियो देख लेना। फिर उसके बाद में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंजाइम से कोई सा भी क्वेश्चन आए आपका बिल्कुल भी नहीं छूटने वाला है। आपको 1 नंबर दिला के ही रहूंगा भैया। मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट करिए। एक महत्वपूर्ण सूचना हो रहा है आप सभी के लिए, मैं हर रोज सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे कम्युनिटी पोस्ट में बायोलॉजी और फिजिक्स के बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूँ। सुबह 6 बजे जो कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन डालता हूँ वो बायोलॉजी का होता है, शाम को 6 बजे जो क्वेश्चन होता है वो फिजिक्स का होता है। तो हर रोज एक एक क्वेश्चन आपको फिजिक्स का और केमिस्ट्री का मिलता है, जिसका आंसर हर रोज 4-5 हज़ार स्टूडेंट देते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर, ये कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ये वो क्वेश्चन है जो या तो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछे गए होते हैं या फिर आगे पूछे जाने की संभावना रहती है। अगर आप हर रोज इन क्वेश्चनों का आंसर देते हो तो बायोलॉजी के बेहतरीन और फिजिक्स के बेहतरीन और अच्छे क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहेगी। जिससे होगा क्या, जैसे आप आपके एग्जाम हॉल में प्रवेश करोगे तो वहां पर आपको वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे भैया। इसलिए हर रोज इन क्वेश्चनों का आंसर दीजिए। बायोलॉजी और फिजिक्स के बेहतरीन अच्छे क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहेगी। मैं इस यूट्यूब चैनल पर सिर्फ बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, लेकिन फिजिक्स के क्वेश्चन भी डाल देता हूँ। थोड़े दिन बाद में आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी स्टार्ट कर दूंगा। तो बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इन तीनों के बेहतरीन और अच्छे क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहेगी अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो तो। क्योंकि 4-5 हज़ार स्टूडेंट हर रोज आंसर देते हैं, तो आप भी दीजिए भैया, आपका भी फायदा होने वाला है। और जो जंग आप लड़ने की कोशिश कर रहे हो ना, वो जंग आसान नहीं है। इसमें बहुत सारे आप जैसे सैनिक भाग ले रहे हैं, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में। तो कंपटीशन बहुत हार्ड है, अगर जीतना है तो साथ चलना पड़ेगा। ओके, तो आज यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।